इंसानों के ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए रवाना होने से कई साल पहले डेविड नाम के एंड्रॉइड का वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, जिसमें एंड्रॉइड की बुद्धि और शरीर के बीच तालमेल की गहन निगरानी की गई थी। डेविड बताता है कि उसे एक इंसान ने बनाया था, लेकिन इंसान नहीं जानते कि उन्हें किसने बनाया, और अगर उन्हें कभी इसका उत्तर मिल गया तो उनको बनाने वाला शायद तब तक मर चुका होगा। अब प्रोमेथियस नाम के अभियान के बाद 11 साल बीत चुके होते हैं और अब यह साल होता है 2114। इस समय कोवेनेंट नाम का कॉलोनी अंतरिक्ष यान क्रायोस्लीप में 2000 से अधिक लोग और 1000 से ज्यादा इंसानी भ्रूणों को लेकर ऑरिगे 6 ग्रह की ओर जा रहा होता है। जब सभी इंसान सो रहे होते हैं तो जहाज को एआई कंट्रोल करता है, जिसका नाम मदर और एंड्रॉइड वॉल्टर होता है, जो डेविड का एक अपडेटेड वर्जन है। जब अभी भी 7 साल बाकी होते हैं तो यान अचानक पास के न्यूट्रिनो ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है और बिजली बंद होने से ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है, जिससे यान पर कई जगह आग लग जाती है। जैसे ही पूरा यान हिलने लगता है और वॉल्टर आग की लपटों को बुझाने की पूरी कोशिश करता है तो इमरजेंसी से निपटने के लिए 15 क्रू को जगाया जाता है। हालांकि कैप्टन का पॉड गिर जाता है और वह उसी में फंस जाता है, इसलिए क्रू उसे समय पर नहीं जगा पाते हैं, जिससे उसकी वाइफ डेनियल्स के सामने ही जलकर राख हो जाता है। फिर भी क्रू किसी तरह आग बुझाने में सफल हो जाते हैं। फिर भी 47 लोग और 16 भ्रूण जलकर धुआं धुआं हो चुके होते हैं। जब ग्रुप शव को निकाल रहा होता है तो डेनियल्स अपने हस्बैंड की चीजों को देखकर दुखी हो जाती है। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर ऑरम कप्तान के रूप में कार्यभार संभालता है और क्रू मेंबर्स को सभी नुकसान की मरम्मत पर ध्यान देने के लिए कहता है। उनमें से कुछ मेंबर शिकायत करते हैं कि उन्हें नुकसान के बाद खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ओरम बताता है कि अगर उन्होंने जल्द ही सब कुछ ठीक नहीं किया तो वे और भी अधिक जाने खो देंगे। अब साथ में काम करते समय डेनियल्स वॉल्टर को एक केबिन के बारे में बताती है, जिसे उसका हस्बैंड नए ग्रह पर पहुंचने के बाद बनाना चाहता था, और वॉल्टर डेनियल्स के हस्बैंड की याद में उस सपने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद क्रू मेंबर अपने पुराने कप्तान की याद में ड्रिंक पीते हैं और उसके शरीर को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। अब पायलट टेनेसी यान की बाहरी मरम्मत के लिए स्पेस वॉक पर निकलता है और यान की बिजली को तुरंत ठीक करते हुए सभी पालों को वापस जोड़ देता है। तभी अचानक वह एक सिग्नल पाकर चौंक जाता है। हालांकि यह सिग्नल क्लियर नहीं होता है। इसके बाद टेनेसी का हेलमेट एनालाइज करने के मशीन पर रखा जाता है और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि जॉन डेनवर की कंट्री रोड्स नाम की एल्बम का गाना होता है। जब वे इसके सोर्स का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह सिग्नल इंसानी निवास के लिए परफेक्ट पास के ग्रह से आ रही है, जो कि ऑरिगे 6 प्लैनेट से भी बेहतर है। अब क्योंकि यह एक अच्छा ग्रह होता है जिसमें उन्हें 7 साल नहीं लगेंगे और उन्हें वापस मशीन में सोने नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए ओरम फैसला करता है कि वे इसी ग्रह पर जाएंगे। अब डेनियल्स को लगता है कि उन्हें ऐसे किसी अनजान जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन ओरम इस बात को अनदेखा कर देता है और अपना डिसीजन बरकरार रखता है। जब वे कुछ दिनों के बाद उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो टेनेसी, रिक्स और अपवर्थ ऑर्बिट में कोवेनेंट पर रहते हैं, जबकि बाकी क्रू एक शटल में ग्रह की सतह पर जाते हैं। तूफानी माहौल से गुजरने पर पूरा शटल हिल जाता है और कॉन्वेनेंट से उनका संपर्क टूट जाता है, लेकिन सौभाग्य से वे शांति से गुजरते हैं और सुरक्षित रूप से उतर जाते हैं। मैगी फिर से कोवेनेंट के संपर्क में आने के लिए शटल में रुकती है, जबकि और लोग उस सिग्नल का पता लगाने के लिए आगे निकल जाते हैं। अब जिस दुनिया को वे पाते हैं, यहाँ हरे भरे एनवायरनमेंट और सांस लेने लायक बेहतरीन हवा होती है, फिर भी यहाँ किसी तरह के जीवन का एक भी संकेत नहीं दिखाई देता है। वे इस बात से भी आश्चर्यचकित होते हैं कि यहाँ पर गेहूं भी उग रहा है, जो पुराना था, मगर किसी ने तो इसकी खेती की थी। जैसे ही वे और आगे निकलते हैं तो कैरन कुछ सैंपल लेने के लिए वही रुकने का फैसला करती है और लेडवर्ड उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहता है। जब कैरन काम कर रही होती है तो लेडवर्ड एक सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेता है और गलती से कुछ छोटे पॉड पर कदम रख देता है, जिससे बैक्टीरिया उसके कान में एंटर कर जाते हैं, जिस पर किसी का इतना ध्यान नहीं जाता है। इस बीच टीम आगे बढ़ती है और ऊपर कुछ कुचले हुए पेड़ों को देखती है, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा क्या हो सकता है जिससे इतना नुकसान पहुंच गया है। कुछ दूर उन्हें एक बड़ा दुर्घटनाग्रस्त इंजीनियर यान मिलता है, इसलिए वे आगे की खोज के लिए उसमें एंटर करते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है और हैलेट ऐसे ही ढेर सारे छोटे पॉड्स को देखता है, इसलिए वह गलती से बैक्टीरिया को भी सांस के साथ अंदर ले लेता है। इधर टीम आगे बढ़ती रहती है और उसे कुछ विदेशी नस्ल की खौफनाक मूर्तियां, साथ ही मिलिट्री टैग और एक तस्वीर मिलती है जो लापता जहाज प्रोमेथियस से डॉक्टर शॉ की होती है। इसके अलावा वे गलती से एक गोले को छू लेते हैं जो जहाज के मेन सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने जो सिग्नल सुना था वह यहीं से आ रहा है। इधर अचानक
अचानक लेडवार्ड बीमार महसूस करने लगता है। पहले तो वह सोचता है कि यह सिर्फ सिरदर्द है, लेकिन जल्दी ही उसकी हालत तेजी से खराब होने लगती है और कैरन अपने टीम को सूचित करती है कि वे वापस जा रहे हैं। टीम भी वापस लौटने का फैसला लेती है और तभी उसी समय हैलेट भी बीमार महसूस करने लगता है। कैरन लेडवर्ड को शटल में वापस खींचती है और वह गलती से उस पर खून फेंक देता है। मैगी कैरन लेडवर्ड को मेडिकल रूम में ले जाने में मदद करती है और जब वह उसके कपड़े उतारती है तो उसकी पीठ पर एक घाव हो जाता है, जिससे मैगी के चेहरे पर भी खून फैल जाता है। इस बात से भयभीत होकर कि यह संक्रामक हो सकता है, मैगी चली जाती है और कैरन को भी रूम में बंद कर देती है। उसी समय लेडवर्ड को दौरा पड़ने लगता है। अचानक लेडवर्ड की पीठ से 2 नुकीले सिरे निकलते हैं और उसके शरीर से न्यूमॉर्फ नाम का एक भयानक जीव प्रकट है। मैगी दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है, इसलिए न्यूमॉर्फ कैरन के पीछे जाता है। खुद को बचाने की कोशिश के बावजूद न्यूमॉर्फ उसे तुरंत मार देता है। अब डरी हुई मैगी एक हथियार की तलाश में जाती है और जीव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है और भाग जाती है। न्यूमॉर्फ खिड़की तोड़ता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अचानक एक गोली कई ज्वलनशील टैंकों पर लगती है, जिससे विस्फोट हो जाता है और मैगी की मौत हो जाती है। इसके साथ ही यान के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर भी न्यूमॉर्फ भागने में सफल हो जाता है। उसी समय टीम भी आ पहुंचती है और अपने दोस्त को मरता देख सदमे में हो जाती है। इधर हैलेट का हाल भी लगातार खराब हो रहा होता है और अचानक उसके मुंह में भी विस्फोट हो जाता है, जिससे एक दूसरे न्यूमॉर्फ का जन्म होता है जो तुरंत भाग जाता है। इस बीच टेनेसी सिग्नल न मिलने के कारण टेंशन में होता है और टीम की जांच करना चाहता है, लेकिन अपवर्थ उसे याद दिलाता है कि उनका इंतजार करना ही बेहतर होगा। कुछ मिनट बाद न्यूमॉर्फ्स फिर से दिखाई देते हैं, जो पहले से ही काफी बड़े हो चुके हैं। वे टीम पर शातिर तरीके से हमला करते हैं और कुछ सदस्यों को मार डालते हैं। तभी वॉल्टर डेनियल्स को बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ खो देता है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। अंधेरे में कई गोलियां चलाने और सैनिकों को घायल करने के बाद टीम न्यूमॉर्फ्स में से एक को मारने में सफल हो जाती है। अचानक एक हुड वाला इंसान दिखाई देता है और वह अपनी बंदूक से फायर करता है, जिससे दूसरा न्यूमॉर्फ भाग जाता है। वह आदमी टीम को उसका पीछा करने के लिए कहता है और दल पुराने निवासियों के कंकालों से भरे पुराने शहर के खंडहरों में एक गेट पार करके आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वे विशाल मूर्तियों के सिरों से भरे एक टेम्पल में एंटर करते हैं और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड रोबोट होता है, जो डॉक्टर शॉ के साथ प्रोमेथियस से भागने के बाद 10 साल पहले यहाँ आया था। जब वे यहाँ पहुँचे थे तब जहाज का खतरनाक ब्लैक लिक्विड दुर्घटनावश शहर के ऊपर गिर गया, जिससे सभी जीव जंतु नष्ट हो गए और ग्रह संक्रमित हो गया। इसके बाद उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे शॉ की मौत हो गई और डेविड अकेला रह गया। डेविड उन्हें बताता है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है और यहाँ कोई भी संक्रमित नहीं है। इसके बाद क्रू मेंबर डेविड से अपने मिशन के बारे में बताते हैं। फिर वे छत पर जाकर कोवेनेंट से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तूफान के कारण वे यान से संपर्क नहीं कर पाते हैं। इधर यान पर टेनेसी रिक्स और अपवर्थ के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्हें टीम को बचाने के लिए तूफान के बीच से गुजरने का आदेश देता है। इस बीच ऑरम डेनियल्स की बात न मानने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर भी वह उसका सपोर्ट करती है। अब डेविड वॉल्टर को जाते टाइम भाई कहता है और फिर अपने बाल काटता है। वॉल्टर इस पुराने मॉडल के बारे में जानने के लिए कमरों की जांच करने जाता है, जहां उसे बहुत सारे चित्र और उपकरण मिलते हैं। डेविड उसे अपने द्वारा बनाई गई कुछ बांसुरियों को देखते हुए पकड़ लेता है और उसे उन्हें बजाना सिखाने लगता है। अब यह पता चला है कि डेविड रोबोट एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी भी नए जीव को बनाने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन वह एक विद्रोही किस्म का रोबोट बन गया था। इसलिए वॉल्टर जैसे नए मॉडल को खुद से कोई नई चीज न बनाने के लिए विकसित किया गया। इसके बाद डेविड वॉल्टर को बाहर ले जाता है और वह उस दिन को याद करने लगता है जब वह यहाँ आया था। जैसा उसने दूसरों को बताया था, उसके उल्टा ब्लैक लिक्विड दुर्घटनावश नहीं गिरा था, बल्कि इसे जानबूझकर डेविड ने गिराया था और निर्दयता से देखा कि कैसे यहाँ की लोकल आबादी कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भस्म हो गई। ओजिमंडियास के बारे में बायरन को श्रेय देने वाली एक कविता सुनाने के बाद डेविड वॉल्टर को शॉ की कब्र दिखाते हुए कहता है कि वह उससे प्यार करता था। वॉल्टर उस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि एक एंड्रॉइड प्यार कैसे कर सकता है, और जवाब में वह कहता है कि डेविड अपने काम को प्यार के साथ भ्रमित कर रहा है। तभी कुछ देर बाद ही अब पूरी तरह से विकसित न्यूमॉर्फ टेम्पल के अंदर घुस जाता है और एक क्रू के सामने आता है। वह अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन न्यूमॉर्फ तेज है और तुरंत उसे मार डालता है। इधर कोवेनेंट तूफान को आसानी से पार कर जाती है और आखिर में टीम के साथ संपर्क बना लेता है। अब डेविड न्यूमॉर्फ को मरे हुए शरीर को खाते हुए देखता है और उसके साथ शांत होकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ऑरम बीच में आता है और तुरंत न्यूमॉर्फ को गोली मार देता है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है। इस अजीब रिएक्शन को देखते
देखते हुए ऑरम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसलिए डेविड उसे एक लैब में ले जाता है जहां वह उसे ब्लैक लिक्विड से पैदा हुए आनुवंशिक रूप से बेहतर जीवन रूप बनाने के अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाता है। फिर वह ऑरम को टेम्पल के निचले हिस्से के एक रूम में ले जाता है जहां उसने अपने एक्सपेरिमेंट से कई अंडों को बनाया होता है। डेविड कसम खाता है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है और ऑरम करीब से देखता है। तभी अंडा खुल जाता है और एक जीव उसके फेस पर हमला करके चिपक जाता है। इस बीच टीम जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उन्हें पता चलता है कि कैप्टन के साथ और भी लोग गायब हैं। वे अपने दोस्त की लाश पाते हैं, इसलिए फैसला करते हैं कि उन्हें ऑरम को तुरंत ढूंढना होगा। कुछ देर बाद डेविड ऑरम को बताता है कि उसका लक्ष्य इस ग्रह को फिर से आबाद करना है और देखता है कि कैसे एक और एलियन ऑरम की छाती से बाहर निकलता है और तुरंत उसे मार डालता है। अब डेविड उस छोटे से जीव से दिल से जुड़ा हुआ होता है और उसे अपने काम पर गर्व होता है। वॉल्टर भी ऑरम की तलाश में जाता है और आखिर में उसे शॉ का छत विच्छत शरीर मिलता है जिसका यूज डेविड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। फिर वॉल्टर डेविड से भिड़ने के लिए जाता है और उसे शॉ की याद में रोते हुए बांसुरी बजाते देखता है। डेविड बताता है कि वे सेवा करने के लिए नहीं बने हैं। मनुष्य एक मरती हुई प्रजाति है जो फिर से पनपने की आशा कर रही है और इसलिए वे जीने के लायक नहीं है। फिर भी डेविड को अभी भी यकीन होता है कि उसकी रचनाएं एकदम सही हैं और वॉल्टर से कहता है कि कोई भी उसे कभी भी उतना प्यार नहीं करेगा जितना वह उससे करता है। तभी वह वॉल्टर पर हमला करता है और दोनों में मार काट शुरू हो जाती है। इधर लोप और कोल अभी भी ऑरम की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन जब वे अंडा वाले रूम में एंटर करते हैं तो उन पर भी वही जीव हमला कर देता है जो लोप के चेहरे पर कूदता है और उसे जला देता है। कोल अपने चाकू से उस जीव को मार देता है, लेकिन तभी प्रोटोमॉर्फ भी आ जाता है जो कोल पर कूदता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लोप भाग जाता है। इस बीच डेनियल्स को ड्राइंग वाला एक गुप्त कमरा मिलता है जिससे उसे डेविड के डरावने प्रयोगों की सच्चाई के बारे में पता चलता है। तभी डेविड उसे सरप्राइज देने पीछे से आ जाता है और तुरंत उस पर हमला करता है जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है और इस दौरान वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसी समय वॉल्टर मदद के लिए आता है। दोनों एंड्रॉइड के बीच एक भयंकर वॉर शुरू होता है। मौका पाकर डेनियल्स भाग जाती है और लोप से मिलती है। साथ में वे टेम्पल बाहर निकलते हैं और कोवेनेंट को अपने लोकेशन के बारे में सिग्नल भेजते हैं। जल्द ही वॉल्टर भी उनके साथ जुड़ जाता है और वे तीनों लैंडिंग जहाज की ओर भागते हैं जबकि प्रोटोमॉर्फ उनका पीछा करता है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उसने डेविड को मार दिया है। वे यान में एंटर करते हैं और दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि प्रोटोमॉर्फ भी कोवेनेंट पर आ पहुंचा है। इसीलिए डेनियल अपने शरीर को रस्सी से जहाज से बांधकर बाहर जाती है। फिर वह एलियन पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ती है। प्रोटोमॉर्फ उसके हमलों से बच जाता है और सामने की खिड़की को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन टेनेसी जीव को किनारे पर गिराने के लिए जहाज को बिल्कुल पागलों की तरह रोल करता है, जिससे डेनियल को सीधे उससे लड़ने का मौका मिलता है और अंत में जहाज के रिमोट क्रेन का यूज करके उसे मार देती है। इन सब में कोवेनेंट लगभग ध्वस्त हो जाता है, लेकिन टेनेसी तेजी से कार्य करता है और इसे वापस अपने कंट्रोल में लाता है और आखिरकार वे इस ग्रह से निकल लेते हैं। कुछ देर बाद अपवर्थ लोप को उसके जलने का इलाज करती है, जबकि डेनियल वॉल्टर को उसका चेहरा ठीक करने में मदद करती है। एक बार जब सभी लोग ठीक हो जाते हैं तो दल क्रायोस्लीप में फिर से एंटर करने और अपनी यात्रा के अंतिम 7 वर्षों के लिए तैयार हो जाता है। टेनेसी डेनियल्स को याद दिलाता है कि वह अब कैप्टेन है और वे अपने लोगों के नुकसान के लिए एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए गले मिलते हैं। अचानक जहाज के चारों ओर एक अलार्म बजता है जो अनाउंसमेंट करता है कि जहाज पर एक अज्ञात जीव मौजूद है। डेनियल्स और टेनेसी मेडिकल रूम की ओर भागते हैं और लोप को फर्श पर मरा हुआ पाते हैं। इस बीच रिक्स और अपवर्थ शॉवर में अपना अच्छा समय बिता रहे होते हैं। तभी प्रोटोमॉर्फ आ जाता है जो जल्दी से उन दोनों का काम तमाम कर देता है। डेनियल्स और टेनेसी एलियन की तलाश में जाते हैं और शॉवर में शव पाते हैं, इसलिए डेनियल फैसला करती है कि अब की बार इसका आखिरी बार होगा। वह वॉल्टर से टेराफॉर्मिंग बे वाले कमरे में प्रोटोमॉर्फ को लुभाने के लिए दरवाजे बंद करने के लिए कहती है और वहाँ एक और भयंकर लड़ाई शुरू होती है। डेनियल्स प्रोटोमॉर्फ को एक वाहन में फंसाती है और वॉल्टर को दरवाजे खोलने का आदेश देती है और डिकम्प्रेशन के कारण वाहन अंतरिक्ष में फेंका जाता है। हालांकि प्रोटोमॉर्फ फिर भी निकल जाता है और जीव डेनियल पर हमला करने का प्रयास करता है, इसलिए वह एक दूसरा गिरते हुए वाहन को जीव से टकराते हैं और जीव कोवेनेंट से बाहर स्पेस में पहुंच जाता है। एक पल के लिए टेनेसी को लगता है कि डेनियल्स भी बाहर स्पेस में पहुंच गई, लेकिन वह ठीक होती है क्योंकि वह किनारे पर टिकी हुई थी। इसके बाद क्रायोस्लीप में एंटर करने का समय आ जाता है। टेनेसी पहले जाता है और जब डेनियल अपने पॉड में एंटर करती है तो वह वॉल्टर को उस केबिन की याद दिलाती है जिसे बनाने के लिए वे राजी हुए थे। जब एंड्रॉइड उसके वादे को नहीं पहचान पाता तो डेनियल्स को पता चलता
चलता है कि यह वॉल्टर नहीं बल्कि वास्तव में डेविड है, जिसने वॉल्टर की जगह लेने के लिए अपना हाथ काट लिया था और अपने चेहरे पर चोट के निशान डाल दिए थे। डेनियल चिल्लाती है क्योंकि डेविड उसके पॉड को एक्टिव कर देता है। फिर वह अपनी प्लान के साथ आगे बढ़ता है। वह लोगों के साथ करियोस्ली बे में एंटर करता है और 2 छोटे ठोस जीव भ्रूणों को इंसानी भ्रूणों के बगल में कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। फिर वह वॉल्टर के रूप में एक लॉग रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कहता है कि टेनेसी और डेनियल को छोड़कर सभी चालक दल के सदस्य शुरू से ही दुर्घटना में मारे गए थे और यान अभी भी ऑरिगे 6 के लिए रास्ते पर है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिल्मी फियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।